गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका एमडी स्कूल के ऑनलाइन कक्षाओं में। पीछे वाली कक्षा में अपने आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ चुके थे। पाचक ग्रंथियां पढ़ चुकी हैं अपने। 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पढ़ी थी लास्ट क्लास में अपने, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। आज अपने मानव के अंदर पाचन की जो क्रिया विधि है उसके बारे में पढ़ेंगे। पाचन की क्रिया विधि। कल वाली क्लास में आपको बताया कि जो पाचन की क्रिया विधि है उसको 5 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में? 5 चरणों में। पहला चरण है भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा चरण है भोजन का पाचन, तीसरा चरण है अवशोषण और चौथा चरण है स्वांगीकरण और 5वां चरण है बहिक्षेपण। ये 5 चरण है पाचन की कार्यविधि के। या अपने ऐसे बोल सकते हैं कि पाचन की क्रियाविधि को अपने 5 चरणों में बांट सकते हैं और इन्हीं 5 चरणों के अंतर्गत अपने पाचन की क्रियाविधि को पढ़ेंगे। पहला चरण है अपने अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को अंदर की ओर ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। और भोजन का अपने अंतर्ग्रहण करते किसके द्वारा है? अपने मुख के द्वारा, जिसके बारे में अपने पढ़ चुके थे कि मुख के द्वारा क्या किया जाता है? भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। मानव में एक मुख पाया जाता है जो ऊपरी व निचले ओष्ठों के द्वारा घिरा रहता है। ठीक है। और बताया आपको कि इन ओष्ठों के ऊपर लेबियल ग्रंथियां पाई जाती है जो कि क्या करती है? ओष्ठों को नमी प्रदान करने का कार्य करती है। इसके अलावा आपको बताया कि जो अपना मुख है, जो आगे वाली साइड खुलता है मुख गुहा के अंदर, और मुख गुहा में क्या होगा कि मुख गुहा में एक पेशीय मांसल जीभ पाई जाती है जो कि क्या करती है? भोजन को लार के साथ मिलाने का कार्य करती है। और यह मुख गुहा के फर्श वाली साइड से या अधर तल से एक झिल्ली के द्वारा जुड़ी रहती है जिसको बोलते हैं अपने फ्रेनुलम झिल्ली। कौन सी झिल्ली? फ्रेनुलम झिल्ली। इसके अलावा आपको बताया मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं दांत। ये दांत कितने प्रकार के बताए थे? 4 प्रकार के। कौन कौन से बताए थे? कृतनक पाए जाते हैं, रत्नक पाए जाते हैं, अग्र चौर्णक पाए जाते हैं और चौर्णक। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और इन दांतों की कुल संख्या ऊपरी और निचले जबड़े में कितनी होती है? मिलाकर टोटल होती है इनकी संख्या 32। ठीक है। जो चौर्णक अंतिम जोड़ी है, इसकी तीसरी जोड़ी, जिसको बोलते हैं अपने अक्कलदाढ़, जो कि एक अवशेषीय अंग है और 25 से 28 वर्ष की आयु के अंदर वो दांत है जो आते हैं। ठीक है। मुख गुहा में इन दांतों के द्वारा क्या कर दिया जाता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, पीस दिया जाता है या चीरने पाटने का कार्य कर दिया जाता है। उसके बाद भोजन को आगे धकेल दिया जाता है। कहां पर है? ग्रसनी में। कहां पर धकेल दिया जाता है भोजन को? ग्रसनी में। ठीक है। अब भोजन का क्या कर लिया? अपने अंतर ग्रहण कर लिया, भोजन को अंदर की ओर ग्रहण कर लिया। दूसरी प्रक्रिया है अपने भोजन की पाचन। पाचन के अंदर क्या होगा कि जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं उनको अपघटन के द्वारा सरल और अवशोषण योग्य बनाना ही क्या कहलाता है? भोजन का पाचन कहलाता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, पाचन की परिभाषा देना चाहो तो, कि जटिल खाद्य पदार्थों को जल अपघटन द्वारा सरल एवं अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है। अब क्या किया? जटिल पदार्थों को जल अपघटन द्वारा सरल पदार्थों के अंदर परिवर्तित कर दिया और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन। पाचन की प्रक्रिया जो है मानव के अंदर वो प्रारंभ हो जाती है मुख गुहा से ही। कहां से प्रारंभ हो जाती है पाचन की प्रक्रिया? मुख गुहा से प्रारंभ हो जाती है। सर्वप्रथम जो पाचन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई कहां पर है? मुख गुहा में। मुख गुहा में क्या होगा कि मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? मुख गुहा के अंदर क्या किया जाता है? जो लार ग्रंथियां पाई जाती है, क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां। इन लार ग्रंथियों के बारे में अपने पढ़ा था, कितनी पाई जाती है? 3 जोड़ी या फिर
छह बोल सकते हो। कौन कौन सी है? पहले प्रकार की है कर्णमूल, दूसरे प्रकार की है उपजम्बिका और तीसरे प्रकार की है उपजीवा। ये प्रत्येक दो दो ग्रंथियां पाई जाती हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं एक एक जोड़ी पाई जाती है। और इन ग्रंथियों के द्वारा किसका स्त्राव किया जाता है? लार का स्त्राव किया जाता है। किसका स्त्राव किया जाता है? लार का स्त्राव किया जाता है। इस लार के अंदर पाया जाता है एमाइलेज नामक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज और टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। लार में एमाइलेज और टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करते हैं। किस में परिवर्तित करते हैं? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य किसका है? एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम का। मुख्य गुहा में किसका पाचन हुआ? स्टार्च का। किस में परिवर्तित हो गया? माल्टोज में। किया किसने परिवर्तन? एमाइलेज या टाइलिन ने। किस में पाया जाता है ये एमाइलेज या टाइलिन? है लार के अंदर पाया जाता है। तो अपने को मुख्य गुहा में पाचन की प्रक्रिया में इतना ही याद रखना है कि मुख्य गुहा के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती है, जो कि लार का स्त्राव करती है। इस लार में एमाइलेज और टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। ठीक है। इसके बाद मुख्य गुहा में पाचन होने के बाद आगे भोजन को भेज दिया जाता है। कहां पर? ग्रसनी के अंदर। कहां भेज दिया जाता है? मुख्य गुहा खुलती है ग्रसनी में, तो भोजन कहां चला गया? ग्रसनी में चला गया। अब जो ग्रसनी है उसके अंदर कोई पाचन नहीं होता। कोई पाचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्रसनी के अंदर जो पाचक ग्रंथियां हैं वो नहीं पाई जाती। ग्रसनी के अंदर कोई पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती, इसलिए यहां पर भोजन का कोई पाचन नहीं होगा। ग्रसनी के अंदर पाई जाती है कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन गति, और इस कर्माकुंचन गति से भोजन को धकेल दिया जाता है। कहां पर? ग्रसिका, या अपने बोलते हैं जिसको ग्रासनाल में। कहां भेज दिया जाता है? ग्रसिका या ग्रासनाल में। ग्रसिका या ग्रासनाल में भी कोई पाचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पर भी कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। या फिर अपने एक से बोल सकते हैं कि ग्रंथियां जो है वो क्या होती है? अनुपस्थित। तो मुख्य गुहा के द्वारा भोजन को आगे धकेल दिया गया। कहां पर? ग्रसनी के अंदर, और ग्रसनी से ग्रसिका में। इन दोनों भागों में ही पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोई पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है। तो इन दोनों भागों में कर्माकुंचन गति के द्वारा आगे भोजन को धकेल दिया जाता है और भोजन चला जाता है। कहां पर? आमाशय के अंदर। कहां पर चला जाता है भोजन? है आमाशय के अंदर। अब भोजन को भेज दिया कहां पर है? आमाशय के अंदर। तो अब अपने पढ़ेंगे आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन। ग्रसिका और ग्रसनी ने कर्माकुंचन की गति के द्वारा भोजन को भेज दिया। कहां पर है? आमाशय में। ठीक है। आमाशय के अंदर पाई जाती है जठर ग्रंथियां। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां। और ये जठर ग्रंथियां क्या करती है? जठर रस का स्त्राव करती है। किसका करती है? जठर रस का स्त्राव करती है। और इस जठर रस के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम। कौन से? पेप्सिन और रेनिन। कौन कौन से एंजाइम है? पेप्सिन और रेनिन। यानी आमाशय के अंदर पाई जाती है जठर ग्रंथियां, और जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थ को क्या बोला आपने? जठर रस। और इस जठर रस में पाया जाता है क्या? पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम। ये जो पेप्सिन है ये किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और जो रेनिन है वो किसका पाचन करता है? कैसीन का। दुग्ध शर्करा है कैसीन। कैसीन को परिवर्तित कर देता है ये पैरा कैसीन में, और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को परिवर्तित कर देता है पेप्टाइड में। किस में परिवर्तित कर देता है? पेप्टाइड में। एक बार दोबारा सुन लो कि आमाशय के अंदर ग्रसिका से भोजन आ गया ग्रसिका की कर्माकुंचन गति के द्वारा।
अब आमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां। इन जठर ग्रंथियों के द्वारा जठरस का स्त्राव किया गया। इस जठरस में पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन, और प्रोटीन को बदल दिया किसमें, पेप्टाइड में। और रेनिन क्या करता है, कैसीन का पाचन करता है। कैसीन दुग्ध शर्करा है जिसको परिवर्तित कर देता है किसमें, पैराकैसीन में। इसके अलावा जो आमाशय की भित्ति की ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, इन ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या स्रावित किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहले मुख गुहा के अंदर भोजन का माध्यम था हल्का क्षारीय। कैसा था, हल्का क्षारीय। और मुख गुहा से आया कहां पर भोजन, ग्रसिका और ग्रसनी में। अब ग्रसनी से कहां पर आ गया भोजन, आमाशय में पाचन के लिए। आमाशय में आते ही क्या हुआ, HCl का स्राव हुआ। तो यहां पर भोजन का माध्यम कैसा हो जाएगा, अम्लीय। कैसा माध्यम हो जाएगा भोजन का, अम्लीय। और जठरस में पाए जाने वाले एंजाइम पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन और कैसीन का पाचन कर देते हैं किसमें, पेप्टाइड और पैराकैसीन में पाचन कर देते हैं। और आमाशय की ऑक्सेंटिक कोशिकाएं HCl का स्राव करेंगी। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि क्या करता है, भोजन का माध्यम अम्लीय बनाता है और हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। आमाशय के अंदर भोजन का आंशिक पाचन होता है। कैसा पाचन होता है भोजन का, आंशिक पाचन। और आमाशय के अंदर भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक रुका रहता है। तो आज से पूछा जाए कि भोजन का आंशिक पाचन कहाँ होता है, कहाँ होता है, आमाशय में। और यहाँ पर भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक रुका रहता है। ठीक है, तो 2 चीजों का पाचन हुआ है यहाँ पर, प्रोटीन और कैसीन का। अब आगे भोजन को भेज दिया कहां पर है, आमाशय से भेज दिया गया छोटी आंत में। कहां भेज दिया, अब आगे आज अपना भोजन है कहां पर है, छोटी आंत में। आमाशय ने आगे पाचन के लिए भेज दिया भोजन को छोटी आंत में। छोटी आंत में अपने पढ़ के आए थे कि जो छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है जिसको क्या बोलते हैं, अपने ग्रहणी बोलते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है जो कि आमाशय से जुड़ी रहती है। और छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है और छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है जो कि क्या है, ग्रहणी है। इस ग्रहणी के अंदर यकृत से आने वाली पीतवाहिनी, अग्नाशय से आने वाली अग्नाशयी नलिका, यकृत से निकलने वाली नलिका जिसको बोलते हैं अपने पीतवाहिनी, और अग्नाशय से निकलने वाली अग्नाशयी नलिका, ये दोनों नलिकाएं संयुक्त रूप से आकर खुलती है। कहां पर है, छोटी आंत के प्रारंभिक भाग यानी जिसको क्या बोलते हैं, अपने ग्रहणी। यहां पर पहले बढ़ते अपने अग्नाशयी नलिका के द्वारा लाया गया कौन सा रस है, अग्नाशयी रस। छोटी आंत में किसका स्त्राव हुआ, अग्नाशयी अग्नाशयी रस का स्त्राव हुआ। किसके द्वारा, अग्नाशय के द्वारा। यहां पर इस अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम है जैसे कि एमाइलेज है, एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन है, लाइपेज है,
इन एंजाइमों का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। इसके अलावा है न्यूक्लियेज, इन एंजाइमों का स्त्रावण किया जाता है किसके द्वारा, अग्नाशयी रस के द्वारा। यानी अग्नाशयी रस में ये एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज और न्यूक्लियेज। ठीक है, एमाइलेज जो है वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। कौन सा एंजाइम है, स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम जो है वो माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। ये जो काइमोट्रिप्सिन है ये भी प्रोटीन का पाचन करता है और किस में परिवर्तित कर देता है, पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। यानी ये दोनों एंजाइम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। इसके बाद जो है लाइपेज, ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है और इसे परिवर्तित कर देता है वसीय अम्ल में। किस में परिवर्तित कर देता है, वसीय अम्ल में। इसके अलावा जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए व आरएनए इनको परिवर्तित कर देता है न्यूक्लियोटाइड में। किस में परिवर्तित कर देता है, न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। छोटी आंत के प्रारंभिक भाग जिसको बोलते हैं अपने ग्रहणी, जिसके अंदर अग्नाशयी नलिका आती है, यकृत द्वारा पीतवाहिनी आती है। ये नलिकाएं आकर संयुक्त रूप से खुलती है। अग्नाशयी नलिका लेके आती है क्या, अग्नाशयी रस लेके आती है। इस अग्नाशयी रस के अंदर एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज और न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में, लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल में और न्यूक्लियस जो है डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपने यकृत या अपने लीवर के द्वारा जो नलिका आती है जिसको क्या बोलते हैं अपने, पीतवाहिनी। क्या बोलते हैं, पीतवाहिनी, जो कि क्या करती है, पीतरस, पीतरस या इसको बोलते हैं अपने पीत लवण। क्या बोलते हैं, पीतरस या पीत लवण का स्रावण करती है। इस पीतरस या पीत लवण के अंदर क्या होता है, वसा का पाचन किया जाता है। यानी क्या पाया जाता है इसमें, लाइपेज पाया जाता है जो कि क्या करेगा, वसा का पाचन करेगा और वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देगा। क्या कर देगा, वसा का पाचन करके इसे छोटी छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित करने का कार्य करेगा। कौन है, लाइपेज एंजाइम। और पाया किस में जाता है, इसे पीतरस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया छोटी आंत के अंदर आने वाली दूसरी नलिका जिसको बोला पीतवाहिनी के द्वारा। अब जो छोटी आंत की भित्ति है उसके द्वारा भी क्या किया जाता है, विभिन्न एंजाइमों का स्रावण किया जाता है। जैसे कि माल्टेज है, लैक्टेज है, सुक्रेज है, लाइपेज है और न्यूक्लियेज है। छोटी आंत की भित्ति के द्वारा कौन कौन से एंजाइम, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज नामक एंजाइमों का स्रावण किया जाता है। माल्टेज जो है वो क्या करता है, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लैक्टेज जो है वो लैक्टोज शर्करा किस में परिवर्तित करेगा, ग्लूकोज में। ठीक है, सुक्रेज जो है वो क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज
वह फ्रक्टोज में परिवर्तित करेगा। लाइपेज जो है वो वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देगा। और जो न्यूक्लियोजेज है वो क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित कर देता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, माल्टेज माल्टोज का परिवर्तन कर रहा है, किसमें, ग्लूकोज में। लैक्टेज लैक्टोज का परिवर्तन कर रहा है, ग्लूकोज में। सुक्रेज सुक्रोज को परिवर्तित कर रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लाइपेज, ठीक है, लाइपेज यानी लिपिड, लिपिड होती है वसा। लाइपेज यानी लिपिड और लिपिड क्या होता है, वसा कहना, ठीक है। तो लाइपेज वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, और न्यूक्लियोजेज न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड के अंदर परिवर्तित करने का कार्य करता है। अब पाचन की संपूर्ण जो प्रक्रिया है, यह आपने इसे कह सकते हैं संपूर्ण पाचन। आपने अभी बताया आपको कि जो भोजन के आंशिक पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ पूर्ण होती है, आमाशय में, और जो भोजन का संपूर्ण पाचन है वो कहाँ पूरा होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ हो गया, छोटी आंत में। यहाँ क्या हुआ, अग्नाशय से आने वाली अग्नाशयी नलिका, यकृत से आने वाली पित्तवाहिनी और छोटी आंत की भित्तियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्त्राव किया गया, जिन्होंने माल्टोज सुक्रोज आदि का क्या किया, पाचन किया, वसा का पाचन किया, प्रोटीन का पाचन किया, आदि विभिन्न पदार्थों का पाचन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर दिया। अब भोजन का पाचन होने के बाद क्या किया जाता है, तीसरा चरण आपको बताया था, अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण। तीसरा चरण है पाचन की क्रियाविधि का अवशोषण। अवशोषण के अंदर पहले भाग में देख लेते हैं अपने, कहां पर अवशोषण है, मुख गुहा के अंदर अवशोषण। मुख गुहा के अंदर क्या पाई जाती है, अपने जीभ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जीभ पाई जाती है। और जीभ की कोशिकाएं अत्यधिक सक्रिय होती है, अतः यहाँ पर क्या किया जाता है, सर्वाधिक औषधियों का अवशोषण किया जाता है। किसका अवशोषण किया जाता है, सर्वाधिक औषधियों का अवशोषण कहां पर किया जाता है, जीभ की कोशिकाओं के द्वारा सर्वाधिक औषधियों का अवशोषण। इसके द्वारा एल्केलॉइड का अवशोषण, स्टीरॉइड का अवशोषण, स्टीरॉइड, एल्केलॉइड और औषधियों का अवशोषण कहां किया जाता है, अपनी मुख गुहा के अंदर अवशोषण कर लिया जाता है। इसके पश्चात आता है अपना आमाशय, या जो बोलते हैं अपने लीवर, ये आमाशय। आमाशय के अंदर क्या किया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में अल्कोहल का अवशोषण किया जाता है। किसका अवशोषण किया जाता है, सर्वाधिक अल्कोहल का अवशोषण किया जाता है। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में H2O यानी जल का अवशोषण भी किया जाता है। सर्वाधिक किसका अवशोषण कर लिया, अल्कोहल का, और थोड़ी मात्रा में किसका अवशोषण कर लिया, जल का अवशोषण कर लिया। इसके बाद आता है अवशोषण की प्रक्रिया छोटी आंत में। छोटी आंत की जो ग्रहणी है, ग्रहणी के द्वारा किसका किया जाता है, चयनात्मक खनिजों का अवशोषण किया जाता है, जैसे कि कैल्शियम आयन है और फेरस आयन है। इनका अवशोषण कहाँ किया जाता है, ग्रहणी के द्वारा। इसके अलावा जो छोटी आंत है, इसके अंदर अवशोषण की सर्वाधिक प्रक्रिया जो है वो छोटी आंत में ही संपन्न होती है। छोटी आंत की ग्रहणी के द्वारा क्या कर लिया गया, कैल्शियम और फेरस आयनों का अवशोषण। इसके अलावा आपने पढ़ के आए थे, छोटी आंत की भित्ति के अंदर अंगुलीनुमा उभाड़ पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, अपने रसांकुर, जो कि क्या है, अवशोषण की इकाई। रसांकुर को क्या कहते हैं, अवशोषण की इकाई। इन अवशोषण की इकाई के द्वारा अवशोषण की सर्वाधिक प्रक्रिया जो है वो संपन्न करवाई जाती है। कहां पर संपन्न करवाई जाती है, इसे छोटी आंत में। इसके पश्चात आता है अपना चौथा भाग, बड़ी आंत।
बड़ी आंत के अंदर सर्वाधिक जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? सर्वाधिक जल, या बोल सकते हैं H2O का सर्वाधिक अवशोषण जो होता है वो कहाँ होता है? बड़ी आंत में। ठीक है, अब भोजन का क्या कर लिया आपने? अवशोषण कर लिया। अवशोषण के पश्चात अपने शुरू हो जाता है इसका चौथा चरण, जिसको बोलते हैं अपने क्या? स्वांगीकरण। क्या बोल देते हैं? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण जो पदार्थों का क्या किया अपने? अवशोषण किया जाता है। उन अवशोषण किए गए पदार्थों को रुधिर के द्वारा कहां भेज दिया जाता है? कोशिकाओं तक। कहां भेज दिया जाता है? कोशिकाओं तक। और कोशिकाओं में ऑक्सीकरण के द्वारा, किसके द्वारा? ऑक्सीकरण के द्वारा इनसे प्राप्त की जाती है ऊर्जा। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। स्वांगीकरण की प्रक्रिया में क्या होगा कि जो भोजन का अवशोषण किया गया, उस अवशोषित भोजन को रुधिर कोशिकाओं के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में भेज दिया जाता है, जहां भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और यह ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है? एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में पाई जाती है। अब आपसे पूछे कि स्वांगीकरण किसे कहते हैं, तो ऐसे परिभाषा दे सकते हो, अवशोषित भोज्य पदार्थों को रुधिर द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा उसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? अपने स्वांगीकरण। ठीक है, स्वांगीकरण के पश्चात आता है अपने पाचन प्रक्रिया का अंतिम चरण, जिसको बोलते हैं अपने क्या? बहिक्षेपण। क्या बोलते हैं? पांचवा चरण कौन सा था? बहिक्षेपण। बहिक्षेपण की प्रक्रिया में क्या होगा? क्या भोजन का क्या हो गया? पाचन हो गया। पाचन के पश्चात उसका अवशोषण हो गया। अवशोषण के पश्चात उसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करनी। अब जो ठोस अपशिष्ट बचेगा, ठोस अपशिष्ट जिसमें से जल का अवशोषण हो चुका है, उसको क्या बोलेंगे? अपने मल। और यह मल भेज दिया जाता है कहां पर? मलाशय में एकत्रित रहता है। कहां पर एकत्रित रहता है? मलाशय में। इस मलाशय की पेशियों में पाई जाती है कर्माकुंचन गति। कौन सी गति? कर्माकुंचन गति। और इस कर्माकुंचन गति के कारण जो गुदा अवरोधनी है या जो गुदा द्वार है वो खुल जाता है और अपशिष्ट का क्या कर दिया जाता है? शरीर से बाहर उत्सर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ठोस पदार्थों का मलाशय की भित्ति में कर्माकुंचन गति द्वारा क्या हो जाती है? गुदावरोधनी खुल जाती है और ठोस पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है। और ठोस पदार्थों के इस उत्सर्जन की प्रक्रिया को ही अपने क्या बोलते हैं? बहिक्षेपण। ये थी अपने पाचन की क्रिया विधि, जिसको अपने कितने चरणों में पढ़ा? 5 चरणों में। पहला चरण कौन सा था? भोजन का अंतर्ग्रहण। उसके पश्चात क्या हुआ? भोजन का पाचन। फिर पचित भोजन से पदार्थों का अवशोषण किया गया। अवशोषित पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त की गई और ऊर्जा प्राप्ति के पश्चात जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ बचे उसको शरीर से बाहर उत्सर्जित करना ही क्या कहलाता है? बहिक्षेपण। ये हो गया अपना कंप्लीट पाचन तंत्र। धन्यवाद।